वेलकम टू इनकंसेबल थिंकिंग। हमारे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। जय बेसिक शिक्षा, जय मिशन प्रेरणा, जय शिक्षक, जय भारत। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी शिक्षक साथियों, शिक्षिका बहनों का हम इस वीडियो में स्वागत करते हैं। एक शिक्षक भारत के भविष्य का निर्माता और सृजन करता है और अपने मंदिर रूपी विद्यालय का सर्वश्रेष्ठ पुजारी है। भिन्न भिन्न परिवारों की बगिया के पुष्पों को अपने मंदिर में सजाने और संवारने हेतु निरंतर प्रयासरत गुरुओं को मैं ARP विमल किशोर पाठक, विकासखंड मल्लामा, जनपद हरदोई सादर यथोचित अभिवादन करता हूं। आज हम इस वीडियो में शिक्षकों के महत्वपूर्ण टूल शिक्षक डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। आदरणीय महानिदेशक महोदय ने बड़े ही एक्सपर्ट्स से इस डायरी का निर्माण किया है। अब तक बाजार में या हम लोगों ने जितनी भी डायरी उपयोग की है अपने शिक्षण के दौरान, उनमें सबसे सुपर, सबसे यूनिक, अद्वितीय डायरी, शिक्षक डायरी अब मिशन प्रेरणा ने हम लोगों को प्रदान की है और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। कोई भी कार्य यदि योजनाबद्ध किया जाए तो उसकी प्रभाविकता और प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। शिक्षण सामग्री को सुव्यवस्थित ढंग से करने और अग्रिम सामग्री को सुनियोजित करने में शिक्षक डायरी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। सफल शिक्षक का है यह लक्षण, सुनियोजित हो कक्षा शिक्षण। आइए अब हम मिशन प्रेरणा के अंतर्गत सृजित शिक्षक डायरी के नवीन प्रारूप पर चर्चा करते हैं। यह है हमारा बहुत ही सुंदर आवरण से सृजित शिक्षक डायरी। देखिए, ऐसी डायरी आज बेसिक शिक्षा ने मिशन प्रेरणा के तहत ये संकलित की गई है। इसमें एक शिक्षक पूरे वर्ष अपने शिक्षण कार्यक्रमों को सुनियोजित ढंग से सुव्यवस्थित कर सकता है। शिक्षक डायरी का प्रयोग करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनका इस डायरी में उपयोग करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम उन बिंदुओं को बखूबी नहीं जानेंगे, जब तक उन बिंदुओं पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे, उन बिंदुओं से रिलेटेड हमारे पास जानकारी नहीं होगी, तब तक हम शिक्षक डायरी का प्रयोग और अनुप्रयोग नहीं कर सकते हैं। सबसे हमारा पहला बिंदु है शिक्षण योजना की जानकारी। हमारे सभी शिक्षक साथी अब तक जान रहे होंगे, सभी जितने भी हमारे शिक्षक साथी इस समय बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं, उन सभी ने, किसी ने BEd किया है, किसी ने BTC किया है या अन्य अन्य प्रकार के बहुत से शिक्षक प्रशिक्षण आप लोगों ने किए हैं। आपने लेसन प्लान, पाठ योजना बनाई होगी और अब बात होगी शिक्षक डायरी में, या कह लीजिए अब बेसिक शिक्षा में जब हम टीचिंग करने जाएंगे तो हमें शिक्षण योजना की जरूरत होगी। लेसन प्लान और टीचिंग प्लान, इसमें क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टीचिंग प्लान एंड लेसन प्लान? तो हमारे सभी साथी तो जानते हैं, आप लोगों ने जब प्रशिक्षण किया होगा, प्रशिक्षण डिग्री की होगी, उस समय किसी में 40-42 या फिर कह लीजिए 90 से 100 तक आप लोगों ने पाठ योजनाएं बनाई। अब हम शिक्षण योजना बनाएंगे। थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि एक पाठ योजना विषय वस्तु के अनुरूप छात्रों के लिए तैयार की जाती है, जबकि जो हमारी शिक्षण योजना है वो शिक्षक और छात्रों के अनुरूप तैयार करना पड़ता है। यानी इसमें शिक्षक भी इन्वॉल्व रहता है और छात्र भी इन्वॉल्व रहते हैं। किस प्रकार से हम अपनी विषय वस्तु को संप्रेषित करें और बच्चों को अच्छी तरह से समझाने में समर्थ हो पाए, यह आवश्यकता है एक अच्छे शिक्षण प्लान की। तो हमें सबसे पहले जान लेना है कि एक शिक्षण योजना कैसे बनती है। अभी इसके पहले बहुत सारे प्रारूप हम लोगों के पास आए, जिनमें शिक्षण योजना का प्रारूप हमारे आदरणीय महानिदेशक की ओर से भी दिया गया है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा उसके कितने चरण हैं, कितने बिंदु हैं, किन किन बिंदुओं पर हमें एक शिक्षण योजना का निर्माण करना है। दूसरा हमारा बिंदु है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जो हमारे शिक्षण योजना में 3 प्रक्रियाओं पर बात की गई है, 3 प्रक्रियाओं पर फोकस किया गया है। वो प्रमुख 3 प्रक्रियाएं हैं शिक्षण के प्रारंभ में, इन द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग। दूसरा बिंदु है शिक्षण के दौरान, मिड ऑफ द टीचिंग,
और तीसरा बिंदु है शिक्षण के अंत में एंड ऑफ द टीचिंग। इन 3 बिंदुओं के अंतर्गत हमें अपने पूरे लेसन को या अपने लेसन के पार्ट को समायोजित करना है। इस पर हम चर्चा करने से पहले हमारे अपने प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करेंगे जिस पर फोकस करना बहुत ही अनिवार्य है, वो है लर्निंग आउटकम। जब भी हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास में पढ़ाने से पहले, अपनी विषय वस्तु को रखने से पहले हमें बच्चों का लर्निंग आउटकम जान लेना जरूरी है। अधिगम स्तर की जांच करना हमारे लिए परमावश्यक हो जाता है। जब तक हम बच्चे के अधिगम स्तर को नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने टॉपिक को, अपनी विषय वस्तु को बच्चों तक रखने में या बच्चों के साथ पढ़ाने में ना तो हमारे बच्चे इंटरेस्ट कर लेते हैं, और जब बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बच्चों को रुचि नहीं होगी, तो आपका जो शिक्षण कार्य है वो प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसलिए बच्चों का लर्निंग आउटकम निर्धारित करने में हम लोग जो पाठ्य योजना बनाते थे, उसमें आप लोगों को पता है कि उसमें एक हेडिंग हुआ करती थी, एक बिंदु हुआ करता था, वो होता था पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के आधार पर हम लोग जानते थे, यानी अपनी पूरी पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हम शिक्षण योजना बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि बच्चे का लर्निंग आउटकम कैसे निर्धारित करें। आइए हम बात करते हैं, जब हम क्लासरूम में होते हैं और या हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए, टीचिंग करने के लिए, शिक्षण कार्य करने के लिए क्लास में एंटर करते हैं, तो उस समय बच्चों के अंदर हमारी विषय वस्तु से रिलेटेड क्या ज्ञान है, उसके बारे में क्या जान रहे हैं। जैसे मैं बात करूं कि आपको एक हाथी के बारे में पढ़ाना है, हाथी के बनावट, हाथी क्या है, हाथी कैसा होता है, हाथी का रंग कैसा है, इन सब छोटे छोटे सवालात हम बच्चों से जरूर पूछ लें। इनमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने हाथी देखा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाथी नहीं देखा है, कुछ बच्चे जिन्होंने देखा है, कुछ उन्होंने गंभीरता से देखा है, किसी ने उनके पास से देखा है। बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी क्लास में कि बच्चे, और एक एक बच्चे का हमें अवलोकन भी करना है। जब हम उसको बच्चे को अवलोकित करते जाएंगे तो हम उसके औसत पर पहुंचेंगे कि बच्चों का औसत ज्ञान कितना है। उस औसत ज्ञान को हम लर्निंग आउटकम कहेंगे, और उस लर्निंग आउटकम को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारे एक शिक्षक की है। एक आदर्श शिक्षक तभी है जब बच्चे के लर्निंग आउटकम को वो पूर्णता में बदल दे, पूर्ण ज्ञान करा दे, उसके आधे अधूरे ज्ञान को वो पूर्णता की ओर ले जाए, तब एक आदर्श शिक्षक माना जाता है। तो ये रहा हमारा लर्निंग आउटकम का निर्धारण। अधिगम प्रक्रियाएं हमने बताई हैं, 3 अधिगम प्रक्रियाएं हैं, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान और शिक्षण के अंत में। इनमें आपको क्या करना है, शिक्षण के प्रारंभ में जब हम बात करते हैं तो शिक्षण के प्रारंभ में हम वहां से जोड़ते हैं जब बच्चों का लर्निंग आउटकम हम लोग जान लेते हैं, तो कोई एक ऐसी गतिविधि, ऐसी बात रखते हैं जो बिल्कुल क्लास को आपके अनुरूप बना रही हो, यानी आपके विषय वस्तु के अनुरूप बना रही हो। शिक्षण के दौरान अपनी पूरी विषय वस्तु को हम लोग रखेंगे, जो भी हमें पढ़ाना है, जो भी टीचिंग करना है, उसके पूरी विषय वस्तु को हम शिक्षण के दौरान रखेंगे। और शिक्षण के अंत में हम बच्चों का आकलन, असेसमेंट करते रहेंगे, बच्चों का आकलन करेंगे, क्योंकि ये भी जरूरी है जो हमने पढ़ाया है, जो हमने टीचिंग किया हुआ है, जो शिक्षण कार्य किया हुआ है, उसमें बच्चों ने कितना सीखा। इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट रहेगा, छात्र छात्रों का आकलन कक्षा के दौरान ही कर लिया जाए। बच्चों का जब हम पढ़ा रहे होंगे, जब शिक्षण के अंत में वाली बात आई थी, उसके बाद में भी अगर हमें समय मिल रहा है तो बच्चों का आकलन करते जाएं, किस बच्चे में क्या कमी रह गई, या आपके पढ़ाने के बाद जब आपने पढ़ाया या आपने शिक्षण कार्य किया, उसके बाद में बच्चों को कितना समझ आया, या आप ये सोचिए कि मेरे शिक्षण कार्य में कोई कमी तो नहीं रह गई। दोनों पर आकलन आपको करना है। उसके बाद में ये शिक्षक डायरी जो है आपकी शुरू होती है। अब हम बात करेंगे कि शिक्षक डायरी कैसे भरी जाए और इसके किन किन बिंदुओं को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम शिक्षक डायरी को हम ओपन कर रहे हैं। उसमें देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है शिक्षक का नाम, पद नाम, और आगे कोष्ठक एक बना हुआ है जिसमें शिक्षक का एक नवीनतम फोटो लगेगा। तत्पश्चात मानव संपदा का यूनिक कोड, आप लोगों को एक मानव संपदा का कोड मिला हुआ है 6 अंकों का, 7 अंकों का, उसको यहां पर लिख देंगे। आगे है अस्थाई पता। स्थायी पता में आप लोग अपने पत्राचार का पता, अपने घर का पता यहां पर लिख सकते हैं। आगे है स्थानीय पता। स्थानीय पता में आप जिस विद्यालय में टीचिंग कार्य कर रहे हैं, जिस विद्यालय में आप लोग कार्यरत हैं, उस विद्यालय का यहाँ पर नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद में दूरभाष मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम लोग अपना मोबाइल नंबर लिख लेंगे। ईमेल है, ईमेल लिख लेंगे। उच्चतम शिक्षा का विवरण, आपके पास जो हायर एजुकेशन है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे।
व्यवसायिक शिक्षा का विवरण, यदि आपके पास कोई व्यवसायिक शिक्षा है तो उसको भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। आगे है कुल कार्य अनुभव वर्ष और माह में आपको बेसिक शिक्षा में टीचिंग करते हुए, शिक्षण कार्य करते हुए कितना समय हो गया है वो यहाँ पर लिखेंगे। वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की तिथि, आप जिस विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत हैं उसमें किस तिथि को, किस डेट को आपका यहाँ पर पदस्थापन हुआ है, आपने ज्वाइन किया है, वो तिथि हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में है विद्यालय का नाम, आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, विकास खंड का नाम लिखेंगे, जनपद का नाम लिखेंगे, ब्लड ग्रुप लिखेंगे। यदि आपको ब्लड ग्रुप याद है तो आप यहाँ पर ब्लड ग्रुप लिख देंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष बात है, यदि आपकी कोई गंभीर लंबी बीमारी है तो उसका भी आप लोग यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। रुचि, हॉबी, आपकी कोई हॉबी है, इससे एक विशेष बात है, आप सब समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब चीजें क्यों पूछी जा रही है। इसलिए जरूरी है कि जब कोई मेंटिंग करेगा आपका सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान या फिर निरीक्षण के दौरान कोई भी ARP, SRG, डाइट मेंटर या फिर आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर DC या फिर ऐसा कोई भी आता है जो भी मेंटरिंग करने के लिए आता है, आपका सपोर्टिव सुपरविजन करने के लिए आ रहा है, तो वो आपकी हॉबी के अनुसार ये देखेगा कि आपके अंदर जो हॉबी है वो आपने बच्चों में डाली है या नहीं है। आपकी हॉबी के अनुसार, आपकी रुचि के अनुसार बच्चों में क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं। उसके बाद में अगला है आकस्मिक स्थिति में संपर्क है, तो यदि कोई दूरभाष या मोबाइल नंबर हो तो आप अन्य मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला पेज हमारा खुलता है शिक्षक डायरी का। उसमें शिक्षकों से अपील, यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश ने हमें हमारी अपील की है कि हमारे सभी शिक्षक साथी इस डायरी का उपयोग, विधिवत उपयोग करें और एक अच्छा कक्षा शिक्षण करें, ये अपील की गई है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं शिक्षक डायरी के एक पृष्ठ की, जो शिक्षण योजना एक दृष्टि में, जिसे अनुक्रमणिका कहते हैं या कह लीजिए विषय वस्तु सूची जो होती है वो लिखी है शिक्षण योजना एक दृष्टि में। इस पृष्ठ का हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। अब हमारे सभी शिक्षक साथी बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, यहाँ से हमें इसका प्रयोग करना, इसको पढ़ने की बात हम यहाँ पर कहेंगे। देखो, पहला है हमारा लिखा हुआ है माह, पहले कॉलम में लिखा है माह। अब इस माह, इसमें इस कॉलम में हम लोग माह लिख लेंगे। जैसे मान लिया अप्रैल माह है तो इसको हम यहाँ पर अप्रैल लिखा। फिर अगला कॉलम है, उसमें लिखा है सप्ताह संख्या। अब एक माह में लगभग 4 सप्ताह हों, तो यहाँ पर सप्ताह संख्या उस माह की कितनी हो जाएंगी? 4। फिर अगला दिखा है कक्षा, किस कक्षा में आपको पढ़ाना है। जैसे आप ये देखिए लिखा है यहाँ पे कक्षा लिखा है, तो जो कक्षा आप लोग चयन कर रहे हैं उस कक्षा का यहाँ पर नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद में विषय लिखा है, जिस विषय से आप रिलेटेड हैं या जिस विषय को आप उस कक्षा में पढ़ाएंगे उस विषय का नाम लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में लिखा है चयनित पाठ संख्या व नाम, यानी एक सप्ताह में आप कितने पाठ पढ़ाएंगे, जितने भी पाठ आपको पढ़ाना है उनका क्रमांक क्या है, पाठ संख्या क्या है और उस पाठ का यानी उस लेसन का नाम क्या है, वो नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में शिक्षण कार्य करने हैं तो अनुमानित कालांशों की संख्या, यानी एक पाठ में, एक लेसन में कितने कालांश आपको लगेंगे, कितने पीरियड्स की आवश्यकता होगी, उसका निर्धारण भी हमें पूर्व में ही करना है, पहले से ही जान लेना है। यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कालांशों की संख्या का निर्धारण करते समय आपको याद रखना है, हमारे बेसिक शिक्षा में लगभग 240 वर्किंग डेज पूरे वर्ष में हुआ करेंगे। और आप किसी भी पाठ्य पुस्तक को ले लें, आपके विद्यालय में अपने बच्चों के साथ में किसी भी पाठ्य पुस्तक को, आप चाहे हिंदी की पाठ्य पुस्तक ले लीजिए, चाहे इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक ले लीजिए या फिर गणित की ले लीजिए, उसमें आप अगर टॉपिक की बात करें, लेसन्स की बात करें, तो पूरे पुस्तक में 18 लेसन से लेकर के 24 या 25, मैक्सिमम 25 लेसन ही होंगे। अब आप 240 वर्किंग डेज को डिवाइड कर दीजिए 25 लेसन से, तो मुझे लग रहा है एक लेसन को पढ़ाने के लिए 10 दिवस, कार्य दिवस आपको मिल रहे हैं। तो कभी भी याद रखना है कि कोई भी लेसन एक दिन में आपको समाप्त नहीं करना है, उसको पार्ट्स में पढ़ाना है, टुकड़ों में पढ़ाना है, ताकि बच्चों को उसके बारे में और अधिक बताया जा सके और रुचिकर बताया जा सके। कभी कभी हम लोग क्या होता है कि क्लास में जब व्हेन वी इंटर इन द क्लासरूम, जब क्लासरूम में जाते हैं तो क्या होता है कि एक दिन में ही पूरे लेसन को हम पढ़ा करके अपनी ड्यूटी करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बच्चों के साथ में उस लेसन को, जब उनको वर्किंग डेज अच्छे मिल रहे हैं तो उन वर्किंग डेज के अनुसार डिवाइड कर दीजिए। कोई भी लेसन यानी एक सप्ताह तो आपको पढ़ाना ही है, क्योंकि कभी उसका टेक्स्ट पार्ट पढ़ाना है, एक्सरसाइज पार्ट पढ़ाना है या अन्य कोई क्लास वर्क कराने हैं, उसके रिलेटेड कोई कार्य कराना है, तो ये कालांश आपके निर्धारित हो जाएंगे, कम से कम 6 और मैक्सिमम 8-10। उसके बाद में अगला कॉलम मिलेगा आपको
शिक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पर शिक्षक अपने हस्ताक्षर कर देंगे, तत्पश्चात आगे लिखा है प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये आपका, इधर से फिर एक बार देख लीजिए, जहां पर माह लिखा है, माह से लगा एक माह, अप्रैल माह का एक सप्ताह की, एक कक्षा की, एक विषय की आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन यहां पर हो गया। इसी प्रकार से माह फिर अप्रैल आ जाएगा, सप्ताह संख्या दूसरी हो जाएगी, कक्षा वही रहेगी, विषय वही रहेगा, चयनित पाठ यहां पर चेंज हो जाएगा, लेसन आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षण कार्य करने हेतु अनुमानित लागत, इस लेसन में अब कितने कालांशों की आवश्यकता हो रही है, यहां पर शिक्षक के हस्ताक्षर और यहां पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने को भी ये शिक्षण योजना एक दृष्टि में समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके द्वितीय प्रारूप की। ये प्रारूप आपको दिख रहा है, शिक्षण योजना का प्रारूप व विवरण। अभी मैं बात कर रहा था, जब शिक्षण योजना के बारे में आप लोगों से चर्चा कर रहे थे, तो शिक्षण योजना का पूरा प्रारूप दिया हुआ है। ये इसमें आपको किन किन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है, वो है जैसे माह है, कक्षा है, विषय है, समयावधि है, इसको देख लीजिए। लर्निंग आउटकम का निर्धारण कर लीजिए, प्रकरण पाठ इकाई का नाम डाल लीजिए, आवश्यक संसाधन लिख लीजिए। फिर उसके बाद में अधिगम, शिक्षण अधिगम की गतिविधियां हमने जो अभी बताई थी, शिक्षण के प्रारंभ में, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के अंत में, आगे देख लीजिए, शिक्षण की समाप्ति पर, समेकन पर, इनके सबके समय भी निर्धारित किया गया। नहीं, अपने कालांश को आप विधिवत डिवाइड कर लीजिए, उसको बांट लीजिए कि किन टॉपिक्स पर, किन प्रकरणों पर हमें कितने मिनट बात करनी है। उसके बाद में आकलन के तरीके आपको बताए गए हैं, इसमें आकलन किस प्रकार से बच्चों का हम लोग असेसमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद में अंतिम पॉइंट रहेगा प्रदत्त गृह कार्य या असाइनमेंट। कहने का मतलब यह है कि हम बच्चों को गृह कार्य देने के बाद ही हमारा एक पूर्ण शिक्षण योजना तैयार होगी। तो इस शिक्षण योजना को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमें शिक्षक डायरी में लिखना है, उसको हम आगे के पेजेस में चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये शिक्षण योजना आपकी डायरी में दी हुई है, पूरे कॉलम्स बने हुए हैं, इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, यहीं से आपको पूरा कार्य संपादित करना है। अब देखिए, एक आपको शिक्षण योजना का प्रारूप नजर आ रहा है। इसको एक पेज को दो भागों में बांटा गया है, यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसमें एक विषय की, एक पीरियड्स की, एक कालांश की और एक शिक्षण योजना एक कोष्ठक में रखी जाएगी। ऊपर लिखा है माह, माह का नाम यहां पर हम लोग लिख देंगे, सप्ताह संख्या, फिर सप्ताह संख्या लिख देंगे, दिनांक से दिनांक तक, किस दिनांक से हमारा सप्ताह शुरू हुआ है और किस दिनांक तक रहा। कहने का तात्पर्य यह है सोमवार टू शनिवार, सोमवार से शनिवार तक हमारा एक सप्ताह हुआ, सोमवार किस दिनांक से और शनिवार के दिनांक तक यहां पर लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए, अब इसके हम प्रारूप को थोड़ा और समझ लें। लिखा है कक्षा, इसमें जिस कक्षा का आप यहाँ पर पाठ और शिक्षण योजना बना रहे हैं, वो शिक्षण योजना का हम शिक्षण योजना का कक्षा लिखेंगे। फिर उसके बाद में विषय लिखा हुआ है, यहाँ पर हम विषय लिख देंगे, उस कक्षा में किस विषय को हम टीचिंग करने जा रहे हैं, शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं। आगे लिखा है, अगला कॉलम रहेगा लर्निंग आउटकम, चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है। लर्निंग आउटकम भी लिखना है, चयनित पाठ का नाम भी इस कॉलम में लिखना है। यहां पर थोड़ा सा हमारे शिक्षक साथी ध्यान देंगे, यदि आप बहुत ही बड़े बड़े सेंटेंस बना रहे हैं, ऐसा यहां पर आवश्यकता नहीं है। केवल आप पॉइंट बनाइए, या कह लीजिए शब्दों में ही केवल लिखना है कि जिस विषय वस्तु पर जिस लर्निंग आउटकम जो भी आपको मिल रहा है, वो यहाँ पर लर्निंग आउटकम कुछ शब्दों में, यानी कम से कम मिनिमम 5 शब्द और मैक्सिमम 10 शब्दों तक हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उस लिखा है जिस पाठ पर हमें कार्य करना है, उस पाठ का नाम, उस इकाई का नाम, उस लेसन का नाम भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में अगला है, अगले टॉपिक में आएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया ऑब्लिक गतिविधियों का संक्षिप्त व स्पष्ट विवरण। कार्य करने हैं तो अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट का विवरण यहां पर हमें लिखना है। कॉलम बहुत छोटा है, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बिंदुवार, केवल बिंदुओं में या कह लीजिए शब्दों में हमें यहां पर लिखना है। सबसे पहले शिक्षण अधिगम की तीनों प्रक्रियाओं के बारे में हमें यहां पर लिखना है, शिक्षण के शुरुआत में, शिक्षण के मध्य में और शिक्षण के अंत में। इन तीनों टॉपिक का हमें सूक्ष्म विवरण यहां पर लिखना है। उसके बाद में कार्य करने हैं तो अनुमानित कालांशों की संख्या, यानी शिक्षण कार्य या कह लीजिए वो इकाई कितने कालांशों
पर पूर्ण होगी उन कालांशों की संख्या भी इसी कॉलम में लिखना है, और गृह कार्य या असाइनमेंट भी लिखें, यानी जो आपने गृह कार्य दिया है उसको भी यहाँ पर हमें लिखना है इसी कॉलम में। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हिंट के रूप में यहाँ पर लिखना है, पूर्ण यानी आपको यहाँ पर विश्लेषित नहीं करना है। फिर देखिए उसी कॉलम के नीचे भाग को, लगभग छठे भाग को बांटा गया है, वहां पर लिखा है क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन। अब हम जब लेसन को या अपने पूरे पाठ योजना को विधिवत सुचारू रूप से जब शिक्षण कार्य कर लेंगे उसके अनुसार, तो हम यहाँ पर क्रियान्वयन लिखेंगे, अपना स्व आकलन लिखेंगे। याद रखना है, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, इस लेसन प्लान को यानी पूरे टॉपिक को, पूरा सिस्टम को हमें अपने खाली समय में या फिर कह लीजिए अपने घर पर इसको पूर्ण कर लेना है अगले दिन के लिए। लेकिन क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का जो स्व आकलन है इसे छोड़ के रखना है। ये तब लिखा जाएगा जब आप इसके अनुरूप कक्षा में शिक्षण कार्य कर चुके होंगे। तत्पश्चात आपको क्या आकलन मिलते हैं, यानी आपके शिक्षण कार्य में यदि कोई कमी है तो वो भी लिखेंगे। बच्चों का अधिगम स्तर में उनके यानी बच्चों को कितना समझ आया उसके बारे में लिखना है, या फिर हमें इस टॉपिक को कुछ आइडिया चेंज करके, मेथड चेंज करके अगले दिन पढ़ाना है, या फिर इसमें कौन से सुधार की आवश्यकता है उनको भी हम बिंदुवार, शब्दवार लिखेंगे। बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉलम के अनुसार ही हमें कार्य करना है। पूरा चीजें डिटेल में नहीं लिखनी है, केवल अपने जानकारी के लिए सूक्ष्म रूप से प्रायोजित करनी है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एक कॉलम में एक कक्षा का, एक विषय का हम लोगों ने यहाँ पर लेसन और टीचिंग प्लान बना के तैयार कर दिया, और यही हमारी शिक्षक डायरी का एक पार्ट भर गया। अब इसी प्रकार से अगर हम दूसरी कक्षा को दूसरे पीरियड में जा रहे हैं तो दूसरे कॉलम का प्रयोग हम लोग करेंगे। तीसरी कक्षा में तीसरे पीरियड में जा रहे हैं, विषय हमारा चेंज हो रहा है या वही विषय दूसरे अगली कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से हम पूरे दिवस का यानी 6 पीरियड अगर हमको मिल रहे हैं, 7 पीरियड मिल रहे हैं, तो 7 कॉलम हम लोग ये प्रयोग करेंगे। 7 पाठ योजना को शिक्षण योजनाएं बना करके पहले से ही हम रख लेंगे, तत्पश्चात ही शिक्षण कार्य करेंगे। ऐसा महानिदेशक महोदय का आदेश हुआ है कि कोई भी शिक्षक साथी बिना शिक्षण योजना के टीचिंग कार्य, शिक्षण कार्य नहीं करेगा। तो इस